नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। विश्व भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं। हम अपने वायुमंडल के बारे में देखेंगे कि वायुमंडल की संरचना कैसे हुई है, वायुमंडल में कौन कौन सी लेयरिंग है, या हम ये कहें कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, उनका संगठन कैसा है। इन सभी बातों को आज हम देखेंगे। मतलब अगर हम लेयरिंग की बात करें तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल की एक एक जो भी विशेषता है, उन सभी विशेषताओं को मैं आपके सामने संजो कर लेकर आया हूं, जिसके बारे में आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि हमारे वायुमंडल में गैसें कौन कौन सी हैं। तो वायुमंडल में गैसें बहुत सारी हैं लेकिन हमें उन गैसों को पढ़ना है जिनकी प्रधानता है। प्रधानता की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन, जो 78% है। यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है नाइट्रोजन 78.03% है। उसके बाद ऑक्सीजन है जो 20.99% है इसका। मतलब ये पहले तो 21% थी, लेकिन जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती चली गई हैं और पेड़ वगैरह कटते चले गए हैं, उसकी वजह से क्या हुआ है, ऑक्सीजन जो है वो कम होती चली जा रही है। तो पहले 21 था, थोड़ी सी कम हो गई है, 20.99 बची है। उसके बाद हम देखेंगे तो उसके बाद आर्गन का नंबर आता है। आर्गन है 0.93%। उसके बाद है कार्बन। कार्बन है 0.03% है। 0.03% क्या कार्बन है। कार्बन वैसे तो है कम, लेकिन अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पे कार्बन बहुत ज़्यादा है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा हम देखेंगे, दरअसल कार्बन ना होकर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन पृथ्वी पर आप देखेंगे कार्बन बहुत ज़्यादा है। कार्बन की मैं बात करूँ तो पौधे जो भी हैं, पौधों के अंदर कार्बन, ग्लूकोज जानते हैं, ये ग्लूकोज की सर्वाधिक मात्रा आप देख रहे होंगे। तो ग्लूकोज भी बना किससे, कार्बन में। उसका एक क्या है, उसका कार्बन, सीधी बात है, कार्बन से मिलकर के क्या ग्लूकोज बना है। और आप देखेंगे कि तो हमारा जो समंदर है, समंदर की नीचे की गहराइयों में आप देखें, या कहें कि पृथ्वी की गहराई में हम जैसे जाते हैं तो खनिज तेल वगैरह ये सब कार्बन ही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको कार्बन है, लेकिन अगर जो हमारे वायुमंडल की मैं खुले तौर पे बात करूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो कितनी है, 0.03% है। तो इतना याद रखिएगा। इनमें से कुछ गैसें हैं जो मतलब स्थायी हैं, मतलब आप पृथ्वी पर आप कहीं भी भ्रमण करते जाएं, लेकिन आपको वो गैसें क्या होंगी, वैसी की वैसी रहती हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और आर्गन है। ये मतलब आप चाहे आप 0 डिग्री रेखा पे खड़े हों, चाहे आप 90 डिग्री पे चले जाएं, चाहे आप 10 डिग्री पे हों, 20 डिग्री पे हों, समुद्र में हो, कहीं भी हो, ये गैसें मतलब स्थायी गैसें हैं, परमानेंट गैसें कह सकते हैं। ये क्या चेंज नहीं होती, बिल्कुल उसी तरीके से ही रहती हैं। लेकिन कुछ गैसें ऐसी हैं जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे आप जैसे जाएंगे तो उनमें क्या होगा, चेंज होते लगेंगे। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए, जलवाष्प है। जलवाष्प की मैं बात करूं तो जलवाष्प, जैसे आप विषुवत-रेखीय क्षेत्र में रहेंगे तो आप देख रहे होंगे जलवाष्प की मात्रा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में बढ़ते चले जाएंगे तो जलवाष्प की मात्रा कम होती चली जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए और O3 ले लीजिए, ये सभी कार्बन डाइऑक्साइड की भी बिल्कुल ऐसे, वो भी क्या होती है, चेंज होती रहती है। कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। और जैसे आप देख लीजिए शहरों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कारखानों से क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती रहती है। जैसे आप कहीं पे भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो जब शहर में रहेंगे तो आप शहर से आप जैसे किसी गांव के क्षेत्र की ओर बढ़ें, या जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हों, तो आपको एकदम से गर्मी से एकदम आप ठंडी की तरफ चले जाएंगे। जैसे इस मौसम में आप रात के टाइम पे अगर जब आप बाइक से निकले तो आपको शहरों में क्या लगेगा, गर्मी लगेगी, लेकिन जैसे आप उसके क्रॉस करके पेड़ों के क्षेत्र में आएंगे, ठंडी लगेगी। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में क्या होता है, प्रदूषण का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर हम बात करेंगे, आइए देखते हैं, लेयरिंग की बात करेंगे। तो हमारे इस संगठन में तो मुख्य रूप से इतनी गैसें हैं, लेकिन बात करेंगे इनकी लेयरिंग की। तो अगर बात की जाए तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल, इनको आखिर चेंज क्यों किया गया कि ये क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, आखिर इनका जो डिवीजन किया गया किस आधार पर किया गया, इसका आधार क्या है। तो आधार की बात करेंगे, इनकी प्रकृति है, मतलब कि इनकी प्रकृति के आधार पर इनका डिवीजन किया गया। मतलब सबकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए उनका क्या कर दिया गया, डिवीजन कर दिया गया। डिवीजन कर क्या क्यों जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे से अलग हैं। क्योंकि हम जब अपने वायुमंडल में ऊपर की ऊंचाई की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो प्रत्येक स्तर पर क्या होती है, लेयरिंग, मतलब कि उसकी दूसरी विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। जब दूसरी विशेषताएं देखने को मिलेंगी तो क्या कर दिया गया कि इसको बोल दिया गया कि जिसकी विशेषताएं जहां से चेंज हो रही है उसको क्या कर दिया गया, दूसरा बता दिया गया। तो वही इसी तरीके से हमारी पृथ्वी में, मतलब हम वायुमंडल की बात करेंगे तो उसमें क्या किया गया है, सब चेंजेस आते गए। चेंजेस की वजह से क्या कर दिया गया, उनका नाम रख दिया गया अलग अलग। सबसे पहले हम देखेंगे, आप कोई भी किताब उठा करके देखिए तो आप उसको पढ़िए तो आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ भी जाएंगी। और दूसरी चीज़, मैं जो मैप बनाता हूँ तो मैप जब अच्छे से बना लें, क्योंकि किताब में ऐसा मैप आपको मिलेगा नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये जो मैप मैंने बनाया इसको बना लीजिए। तो इससे क्या होगा, और समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी आपको, क्योंकि इस मैप बनाने में काफ़ी समय लगता है। इसलिए आप इसकी मैप की अहमियत को समझें, और बनाया आपके लिए गया है, इसलिए इसको बनाइए आप ज़रूर। नेक्स्ट, सबसे पहले हम देखेंगे क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर जिसको बोलते हैं, क्षोभ मंडल हमें देखना है। आखिर क्षोभ मंडल
क्षोभ मंडल की ऊंचाई हम लोग पढ़ते हैं कितनी है, 8 से 18 किलोमीटर तक है, 8 से 18 किलोमीटर तक। तो आखिर 8 से 18 किलोमीटर तक है क्यों? 8 से 18 का क्या मतलब, वो 18 किलोमीटर होती, 10 किलोमीटर होती जैसे होती, लेकिन 8 से 18 का क्या मतलब है? तो क्या 8 से लेकर के 18 किलोमीटर तक है? ऐसा नहीं है। ये देखते हैं कैसे। मान लीजिए जैसे पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी है तो सीधी बात है, मान लीजिए जैसे मैं कहता कि यहाँ से शुरू होती और एक गोलाकार में क्या होती, क्षोभ मंडल होता। क्षोभ मंडल क्या होता, गोलाकार में होता। जैसे हम 8 किलोमीटर है, मतलब इतना होता है, सब तरफ की दूरी क्या होती, बराबर होती। लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा क्यों नहीं, आइए उसको हम समझते हैं, ऐसा क्यों नहीं है। जब हम ध्रुवीय, मान लीजिए जो इसकी जो क्षोभ मंडल है, इसकी ऊंचाई ध्रुवीय क्षेत्रों पर 8 किलोमीटर, और जो ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद अगर जो हम देखेंगे विषुवत रेखीय क्षेत्रों में तो 18 किलोमीटर। तो 8 और 18 किलोमीटर आखिर अलग अलग है कैसे, आइए उसको हम देखते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों पर 8 और विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में 18 क्यों है। तो इसकी अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। मतलब कि ध्रुवीय क्षेत्रों में तो पतली हो जाती, लेकिन बाकी यहाँ पे 18 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर। जब मैं मानसून पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि जब कोई हवा जो होती है वो गर्म होती है, तो गर्म होकर के क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है। तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में क्या होता है, जब हवा की गर्मी तेज़ी से बढ़ने लगती है, जब हवा गर्म होती है तो गर्म चीज़ क्या होती है, ऊपर की ओर उठना शुरू कर देती है। जब ऊपर की ओर उठना शुरू कर देती है तो उससे क्या होगा कि उसकी जो लेयरिंग होती है काफ़ी ऊँचे तक चली जाती है। लेकिन दरअसल इसके ठीक उलट ध्रुवीय क्षेत्रों में इसका ठीक उल्टा होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में हवा नीचे की ओर बैठती है, क्योंकि जो हवा ठंडी होती है वो भारी होती है, जो भारी होगी वो क्या होगी, नीचे की ओर बैठती है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में जब हवा नीचे की ओर बैठती है तो जितनी भी गैसें यहाँ पर है ये चौड़ी में काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि वो क्या हुई, जब हवा गर्म हुई तो हल्की हुई तो ऊपर की ओर उठना शुरू हुई। जब ऊपर की ओर उठना शुरू हुई तो जो क्षोभ मंडल की प्रॉपर्टीज़ की जो हवा की थी वो क्या होगी, काफ़ी चौड़ी हो गई। पहले वो हवा के दाब की वजह से इतनी थी, लेकिन जब गर्म होगी तो क्या होगी, काफ़ी चौड़ी हुई, मतलब ऊंचाई तक उठ जाएगी, तो उसकी दायरा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो 18 किलोमीटर तक हो जाता है, करीब दुगने पहुंच जाता है, 8 से 18, मतलब 8 ध्रुवीय क्षेत्रों में और 18 विषुवतीय क्षेत्रों में हो जाता है। तो समझ में आया होगा आपको, क्योंकि होता यह है कि जब हवा गर्म होती है तो गर्म होकर के क्या होती है, ऊपर की ओर उठना शुरू करती है। गर्म होगी तो हल्की होगी तो ऊपर की ओर उठना शुरू करेगी। मान लीजिए गुब्बारा लीजिए, बलून, उसमें कोई हल्की गैस भरी है तो हवा क्या होती है, वो ऊपर की ओर उठना शुरू कर देता है। क्या होगा, ऊपर की ओर उठना शुरू कर। बिल्कुल उसी तरीके से ही ये भी है कि जब एक गर्म होती तो ऊपर की ओर उठना शुरू कर देती है, जब ऊपर की ओर उठना शुरू कर देगी तो सीधी बात है उसकी लेयरिंग क्या होगी, बढ़ जाएगी। और ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होता है, हवा मतलब कि कैसे ठंडी होती है, और ठंडी हवा क्या होती है, भारी होती है। आपको वायुदाब की पेटियों की मैंने ऊपर एक वीडियो बनाया था विश्व भूगोल में, इसी प्लेलिस्ट में, वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप उसको देखेगा। तो उसमें मैंने इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया है। तो क्या होगा, 8 किलोमीटर यहाँ पे, 18 किलोमीटर तक यहाँ पे। तो समझ में आ गया होगा कि ये पृथ्वी के बिल्कुल सापेक्ष है, कहें कि बिल्कुल उसके गोलाकार में मंडल नहीं पाया जाता। ये क्या, काफ़ी ध्रुवीय क्षेत्रों में 18, ध्रुवीय क्षेत्रों में 8 और विषुवतीय क्षेत्रों में 18 किलोमीटर तक है। ये चीज़ याद रखिए। आइए उसके बाद हम देखते हैं, और जितनी भी मौसमी क्रियाएं हों, बादल बनना, जितनी भी सब कुछ होता है, सब कुछ क्षोभ मंडल में ही होता है। क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल, अब बारिश से लेकर के बादल बनना, कोहरा, कुहासा, सब कुछ है, वो सब यहीं पे होता है। तो इसकी ऊंचाई कहाँ से शुरू होती है, ऊंचाई क्या होती है, बिल्कुल ज़मीनी स्तर से शुरू होती है। ज़मीनी स्तर से क्या होती है, 18 किलोमीटर तक चली जाती है। तो मतलब कहने का मतलब, इस समय हम कहाँ खड़े हैं, क्षोभ मंडल में ही खड़े हैं। मतलब कहने का मतलब है, हाँ, पैरों से ले करके बस यहीं से क्षोभ मंडल की ही शुरुआत है, तो हम कहाँ, क्षोभ मंडल में। आइए देखते हैं समताप मंडल। समताप, दरअसल एक चीज़ और याद रखिएगा, क्षोभ मंडल के बाद मैंने बताया है, क्षोभ मंडल के जो एक सीमा होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोपाज या क्षोभ सीमा बोलते हैं। जब दरअसल होता क्या है कि इसकी बाउंड्री लाइन जो होती है क्षोभ मंडल की, उसी को बोला गया क्षोभ मंडल, और समताप मंडल के जो बीच की रेखा है उसी को बोला जाता है ट्रोपोपाज। ट्रोपोपाज या क्षोभ सीमा कहते हैं। जो जेट स्ट्रीम धाराएं जो ऊपर की ओर उठती हैं, कन्वेक्शन करंट, वो क्या होती है, इसी क्षोभ सीमा से ही क्या होती है, नीचे की ओर बैठती हैं, इसके ऊपर नहीं जा पाती हैं। और दूसरी बात यह है कि क्षोभ मंडल में जितना हम ऊंचाई के साथ जाते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, 165 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, घट जाता है। आखिर घटता क्यों, उसको हम देखते हैं। ये मैंने वैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने इसके बारे में बताया था, लेकिन एक बार दोबारा देख लीजिए, इसको हम देखते हैं आखिर घटता क्यों है। ये अपने पर क्या होता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर घटता है वो घटता क्यों, उसको हम देखते हैं। तो मान लीजिए जैसे ये क्या है, ये सन है और ये क्या है, अर्थ है, मतलब पृथ्वी है।
तो यहाँ से जो सूरज से किरणें आती हैं वो क्या होती हैं, शॉर्ट वेव्स होती हैं, शॉर्ट वेव्स। और जो हमारे वायुमंडल की गैसें वगैरह हैं वो शॉर्ट वेव से क्या करती हैं, एनर्जी नहीं ले पाती हैं। लेकिन जो पृथ्वी वापस में छोड़ती है वो क्या होती हैं, लॉन्ग वेव्स होती हैं। लॉन्ग वेव्स मतलब कि दीर्घ तरंग या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं उनकी, वो जो उनको छोड़ती हैं उनकी वजह से क्या होता है कि हमारे वायुमंडल क्या करता है, गर्मी लेता है, जो छोड़ती हैं उसकी वजह से। तो जब इसको छोड़ता है तो उससे गर्मी लेता है, तो गर्म होना कहाँ से शुरू होता है, पृथ्वी की सतह से। मतलब पृथ्वी की सतह से क्या होता है, हमारा वायुमंडल गर्म होना शुरू होता है, और ये गर्मी क्या होती है, ऊपर की ओर धीरे धीरे क्या होती, कम होती चली जाती है। इसीलिए हम जब आप हिल स्टेशन वगैरह पे कहीं पे जाइए, मान लीजिए जैसे हिमालय के ऊपर आप चढ़ जाइए, तो हिमालय के ऊपर अगर जो आप चढ़ जाएंगे तो क्या होगा कि टेम्परेचर क्या होगा, आपको कम लगेगा। हिमालय के ऊपर जब आप चढ़ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या लगेगा, आपको काफ़ी कम लगने लगेगा। तो इसी की वजह से ही होता है कि जितना ऊंचाई पर आप चढ़ जाएंगे, मतलब जितनी ऊंचाई पर जाएंगे टेम्परेचर घटता चला जाता है। लेकिन ऐसी कहानी होती कहाँ है, सिर्फ क्षोभ मंडल में ही होती है। क्षोभ मंडल में क्या होता है, जाने पर टेम्परेचर कम होता है, और कितनी उसकी दर क्या है, 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होगा, घट जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ऊंचाई पर सिर्फ क्षोभ मंडल में ही होता है, चीज़ याद रखिएगा, क्षोभ मंडल में। क्यों होता है वो मैंने अभी बताया है, क्योंकि शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव, सूरज से आने वाली किरणें शॉर्ट वेव्स होती हैं, उनकी वजह से हमारा वायुमंडल गर्मी नहीं हो पाता है। और लेकिन जब पृथ्वी जो छोड़ती है वो लॉन्ग वेव्स होती हैं, लॉन्ग वेव से क्या होता है कि दीर्घ तरंगों की वजह से क्या होता है, हमारा जो वायुमंडल है वो गर्म होना शुरू होता है। तो नीचे छोड़ पृथ्वी रहेगी तो नीचे की तरफ से ऊपर की ओर गर्म होना शुरू होता है। तो मान लीजिए पृथ्वी भट्टी जितना दूर जाएंगे क्या होगा, आपको गर्मी कम लगेगी। तो वही हाल यहाँ पे भी है। ये देखते हैं क्षोभ मंडल के बाद देखते हैं, क्षोभ मंडल के बाद हम मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल के बाद हम आएंगे समताप मंडल में। समताप मंडल में जब हम देखेंगे तो हमें क्या, यहाँ पर बहुत सारी क्या होंगी, गैसें हमें देखने को मिलेंगी। वैसे तो क्षोभ मंडल में काफ़ी ज़्यादा गैसें हैं, लेकिन उसके ऊपर जाएंगे तो गैसों की सांद्रता कम होगी। लेकिन इस क्षेत्र में क्या होगा, टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहता है, मतलब कि समान ताप रहता है, आखिर समताप रहता है। लेकिन इसके पीछे भी कुछ कारण हैं। एक तो पहली बात तो यहाँ पे जो भी यहाँ से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर जो हवाएं वगैरह या कहीं की उठ रही थी वो क्षोभ सीमा से ही फिर नीचे चली जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बिल्कुल समताप बना रहता है और यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई हवाएं वगैरह नहीं चलती। तो एक चीज़ ये याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, वायुयान की उड़ानें इसमें आराम से उड़ती हैं। लेकिन ये सिर्फ इसकी कुछ ऊंचाई तक ही होता है। लेकिन जैसे ही हम समताप मंडल में और ऊंचाई तक जाते जाएंगे तो यहाँ पे आपको ओजोन लेयर देखेगी। ग्रीन कलर की जो मैंने बनाई है, ये क्या है, ओजोन की लेयर है ग्रीन कलर की। इस ओजोन की लेयर में क्या होता है, इसके ये दरअसल ग्रीन हाउस गैस है ओजोन। इसके जितना पास जाते जाएंगे, मतलब कि सबसे पहले हम यहाँ से पृथ्वी से दूर जा रहे थे तो टेम्परेचर क्या हो रहा था, घट रहा था। लेकिन अब ओजोन के पास जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस है। तो यहाँ पे मतलब क्षोभ मंडल पे ऊंचाई पे जाने पर टेम्परेचर घटता है, समताप मंडल में ऊंचाई पे जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक कौन सी, मतलब यहाँ पे ओजोन की एक परत है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही आप इस मान लीजिए कि ओजोन की परत एक भट्टी है, लेकिन जैसे इससे दूर जाएंगे, मतलब कि समताप मंडल से मध्य मंडल में जाएंगे, टेम्परेचर फिर घटना शुरू हो जाएगा। मतलब कि क्षोभ मंडल में घटता है, समताप में बढ़ता है, मध्य में फिर घटता है। ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें फिर टेम्परेचर क्या होगा, घटना शुरू कर देगा। इसमें बढ़ा था, इसमें घटा था, फिर इसमें घटेगा और इसमें फिर अब बढ़ना शुरू, आगे फिर बढ़ेगा। तो क्योंकि ये ओजोन की परत जानते हैं, ओजोन की परत जो होती है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है कि इसको अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती हैं, अपने अंदर सोख लेती हैं। सोखने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे वो पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं, जिससे क्या होता है, मानव जाति या कहें कि संपूर्ण जो जीवधारी हैं उसकी वजह से क्या होता है, जिंदा बचे हुए हैं। ये मैंने इसके ऊपर एक ओजोन के क्षरण के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। ओजोन के क्षरण पे आप वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको अच्छे से वो टॉपिक अच्छे समझ में आ जाएगा। ओजोन के ऊपर आपको इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगा, इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ओजोन का वीडियो मिल जाएगा। फिर आइए देखते हैं, तो इनकी ऊंचाई भी देख लीजिए, 18 किलोमीटर। ये जो समताप मंडल है 20 से 50 किलोमीटर और मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर। आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर है और उसके बाद फिर वायुमंडल है। आयन मंडल में जैसे मैंने बताया था कि देखिए, सबसे पहले याद रखिए, इसमें क्या हो रहा था, घट रहा था, इसमें बढ़ रहा था, इसमें फिर घट रहा था, इसमें फिर बढ़ेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, आयोनाइज्ड क्या होते हैं, आयन मिलते हैं। यहाँ पे आयन क्या होते हैं, चार्ज्ड होते हैं। तो वो उसकी वजह से क्या होता है कि ये इसमें टेम्परेचर क्या होता है, एकाएक बढ़ जाता है आयन की वजह से। वो दरअसल सूर्य से आने वाली जो सोलर विंड्स होती हैं उनकी वजह से क्या होता है, ये आयन क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं, जिनकी वजह इस वजह में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। फिर मैं आगे एक सूर्य के ऊपर वीडियो बनाऊंगा जिसके बारे में मैं यहाँ की जो पूरी प्रक्रिया है उनके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। इनमें भी क्या है कि जो आयन मंडल है जो 80 से 640 किलोमीटर तक है, इसमें भी काफ़ी लेयरिंग की गई है। मतलब लेयरिंग है इसमें भी छोटी छोटी, जैसे DEFG ये क्या है, लेयरिंग की गई है। मतलब
आयन मंडल है तो 80 से 640 किलोमीटर, लेकिन आयन मंडल की प्रॉपर्टीज़ ये है कि मतलब कि जो पृथ्वी से जाने वाली रेडियो तरंगे हैं उनको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब वापस भेज देता है। इसीलिए हम इसी की वजह से सेटेलाइट वगैरह या कहें कि हम लोग टीवी वगैरह इसी की वजह से ही देख पाते हैं, क्योंकि ये जो आयन मंडल है उनको रिफ्लेक्ट कर देता है, और रिफ्लेक्ट करने की वजह से हमारे जो यहाँ पे लगे हुए सेटेलाइट वगैरह होते हैं या जो रिसीवर होते हैं उनकी कैच कर लेते हैं, जिससे क्या होता है टीवी पर प्रसारण वगैरह सीधे देखा जा सकता है। वो इसी की वजह से होता है। अगर जो यहाँ पे आयन वगैरह ना हो, मतलब कि आयन मंडल में आयन ना हो, तो क्या होगा कि ये जो रेडियो तरंगे वो सीधे इसके पार चली जाएंगी। जैसे इसके पार चली जाएंगी तो सिग्नल रिसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वापस आएंगे नहीं तो रिसीव कैसे करेंगी। तो ये हम लोगों के लिए कहें कि तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आयन मंडल। इसमें जो लेयरिंग की गई है डी है, ई है, एफ है, जी है। तो डी को देखेंगे तो 80 से 96 किलोमीटर तक है। इसमें रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। जो लंबी और निम्न कोटि की तरंगे होती हैं वही इससे परावर्तित हो पाती हैं, डी लेयर से, मतलब डी लेयर से। डी के बाद ई है जो 94 से 144 किलोमीटर तक है, जिसमें अरोरा बनते हैं। अरोरा, मैं आपको अरोरा के बारे में आगे बताऊंगा। ये भी आयन की वजह से होता है। जब आयन चार्ज हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि लाइट, आप देखे होंगे, आप कभी आप उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में, अलास्का के क्षेत्र हैं या सुदूर नॉर्वे के क्षेत्रों में देखें, या दक्षिण की ओर आप चले जाइए तो आपको अंटार्कटिका जैसे क्षेत्रों में आपको काफ़ी ज़्यादा लाल, पीली, हरी, नीली जैसी लाइटें वगैरह दिखेंगी आपको आसमान में रात के समय में। तो वो अरोरा होते हैं। जो उत्तरी ध्रुव पर बनता है उसको बोरियालिसिस, जो दक्षिणी ध्रुव पर बनता है उसको ऑस्ट्रेलियासिस, अरोरा कहते हैं। तो अरोरा का कॉन्सेप्ट भी है, आपको आगे मैं बताऊँगा। अरोरा एस्ट्रोनॉमी का टॉपिक है, उसको मैं आगे बताऊँगा। फिर है एफ, ई, डी के बाद ई के बाद एफ। एफ को बोलेंगे अफ्लेटन पर पृथ्वी को कहा जाता है, जो 144 से 360 किलोमीटर तक है। फिर जी है जो 360 से 640 से सभी रेडियो तरंगे परावर्तित हो जाती हैं। मतलब कि इस लेयर की, इसकी जो थोड़ी बहुत रेडियो तरंगे जो बच जाएंगी ना परावर्तित होनी, तो ये वाली लेयर पूरी तरीके से उनको परावर्तित कर देती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, पूरी तरीके से तरंगों को परावर्तित कर देती है। और उसके बाद वायुमंडल, उसके बाद अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, मतलब स्पेस है। तो यही है कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से जो हमारा जो मंडल का, तो इसको आप याद रखिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन मिलेगा, उसको दबाइए, और एक ताकि आपको जो नया वीडियो डाला जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा तो लगा ही होगा। मैप बनाइए और इसको एक अच्छे से अपने रजिस्टर्ड पे आप इसको नोट करते हुए चलिए, ताकि आपको एक अच्छा सा, आपको बेहतरीन नोट्स आपका तैयार हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। धन्यवाद।